80 वर्षीय सुमित्रा देवी अपने छोटे से लेकिन हरे भरे आंगन में बैठकर सुबह की चाय पी रही थी। उनके चेहरे पर संतोष था, पर मन में एक कसक थी अपने इकलौते बेटे आलोक की। आलोक और उसकी पत्नी नेहा विदेश में रहते थे। आलीशान घर, बड़ी गाड़ियाँ और एक सफल कैरियर सब कुछ था सिवाय सुमित्रा देवी के पास होने के। आलोक साल में एक बार ही आता था, बस कुछ दिनों के लिए। हर बार नेहा का फ़ोन आता, मम्मी जी इस बार टिकट बहुत महंगे हैं, आप ही आ जाइए। सुमित्रा देवी को नेहा की बातों में छिपी हिचकिचाहट साफ महसूस होती थी। उन्हें लगता था कि बहू और बेटा उन्हें अपने परफेक्ट जीवन में एक बोझ समझते हैं। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वह जानती थी आलोक ने बहुत मेहनत से यह मुकाम पाया है। एक दिन आलोक का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ में उदासी थी। माँ, मैं इस बार नहीं आ पा रहा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट आ गया है। नेहा भी बहुत व्यस्त है। सुमित्रा देवी का दिल बैठ गया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने काम पर ध्यान दो। फ़ोन रखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पास बैठी अपनी सहेली शारदा जी से कहा, देखा शारदा, मेरे बेटे ने अपने सपनों की कीमत चुका दी, मुझे दूर रखकर। शारदा जी ने उन्हें ढांढस बंधाया। अरे सुमित्रा, हो सकता है बहू को कोई दिक्कत हो, तुम एक बार बोल कर देखो, तुम ही उनके पास चली जाओ। नहीं शारदा, अब मैं नहीं जाऊंगी, मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया, अब वे जब बुलाएंगे तभी जाऊंगी। अगले दिन शाम को सुमित्रा देवी का फ़ोन बजा। नेहा का फ़ोन था। मम्मी जी, इस बार आपको आना ही पड़ेगा। आलोक ने बहुत कोशिश की पर छुट्टी नहीं मिली। हम दोनों आपको बहुत मिस कर रहे हैं। नेहा की आवाज़ में इस बार एक सच्ची व्याकुलता थी। सुमित्रा देवी को आश्चर्य हुआ। इतने सालों बाद नेहा की यह जिद, पर बहू अब मेरी उम्र हो गई है, इतना लंबा सफ़र नहीं। मम्मी जी, हमने फर्स्ट क्लास का टिकट बुक करा दिया है, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, बस आप तैयार रहिए। नेहा ने लगभग फरमान सुना दिया। सुमित्रा देवी का मन अब भी शंका से भरा था। क्या पता कोई मजबूरी हो। जल्द ही वह विदेश के लिए रवाना हो गई। हवाई अड्डे पर आलोक और नेहा उन्हें लेने आए थे। आलोक ने उन्हें देखते ही कसकर गले लगा लिया। घर पहुंचकर सुमित्रा देवी ने देखा, घर तो बहुत शानदार था, पर कुछ अजीब था। नेहा हर समय उनके इर्द गिर्द रहती, पर थोड़ी बेचैन सी लगती थी। वह सुमित्रा देवी के सामने ना तो साड़ी पहनती थी, ना चूड़ियाँ, जैसा कि उन्होंने भारतीय बहुओं के बारे में सुना था। 3 दिन बाद सुमित्रा देवी नहाने जा रही थी। उन्होंने देखा कि नेहा का फ़ोन चार्जिंग पर रखा है और उस पर मैसेज नोटिफिकेशन आया है। मैसेज पर नेहा के किसी दोस्त का नाम था और आगे लिखा था, उन्हें यह बात कब बताओगी। सुमित्रा देवी का शक यकीन में बदल गया। उन्हें लगा जरूर कोई बड़ी समस्या है जिसके कारण ये लोग उन्हें बुलाने को मजबूर हुए हैं। कहीं आलोक का काम तो खतरे में नहीं। उस दिन रात को जब सब सो गए, सुमित्रा देवी ने नेहा का फ़ोन उठाया और उसकी दोस्त को एक मैसेज भेजा। नेहा, तुम्हें कुछ बताना है, बहुत ज़रूरी। तुम कल सुबह मेरे घर आ सकती हो?
अगली सुबह सुमित्रा देवी ने नेहा को बताया कि वह पार्क में टहलने जा रही है। पार्क में वह नेहा की दोस्त लिंडा से मिली। लिंडा ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और कहा, ओह, आप आलोक की माँ हैं, आप ठीक हैं? सुमित्रा देवी ने सीधा सवाल किया। देखो बेटे, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे पता है कोई बात है जो नेहा मुझसे छिपा रही है। क्या तुम मुझे बता सकती हो? आलोक पर कोई मुसीबत है क्या? लिंडा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, आंटी, आलोक पर नहीं, पर नेहा पर एक बड़ी मुसीबत है। उसे कैंसर है। यह शुरुआती स्टेज में है, पर इलाज लंबा चलेगा। वह नहीं चाहती थी कि आप परेशान हो, इसलिए उसने आपसे यह बात छिपाई। सुमित्रा देवी को गहरा सदमा लगा। उनकी बहू, जिसे वह हमेशा स्वार्थी समझती थी, वह अपनी बीमारी छिपा रही थी ताकि सास को चिंता न हो। लिंडा आगे बोली, आंटी, असल में नेहा आपकी तरह ही कपड़े पहनना, साड़ी और चूड़ियाँ पहनना चाहती थी, पर कीमोथेरेपी के कारण उसे हमेशा बेचैनी रहती थी। उसे भारतीय संस्कृति बहुत पसंद है। उसने यह भी कहा था कि वह आपसे साड़ी पहनने के तरीके और भारतीय व्यंजनों की रेसिपी सीखना चाहती है, पर वह डरी हुई थी कि अगर उसने आपको बताया तो आप दुखी होंगी। वह पिछले महीने से आपको बार बार इसलिए बुला रही थी क्योंकि वह चाहती थी कि अगर कुछ हो जाए तो कम से कम आप आलोक के पास रहें। सुमित्रा देवी के हाथ से चाय का कप छूट गया। उनकी आँखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपने ही विचारों पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उन्होंने अपनी बहू को कितना गलत समझा। घर आकर उन्होंने देखा नेहा बैठी थी और आँखों में पानी भरे आलोक उसे समझा रहा था। सुमित्रा देवी ने सामने जाकर नेहा को कसकर गले लगा लिया। नेहा, मेरी बच्ची, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? नेहा भी रोने लगी। मम्मी जी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा अगर आप यहाँ रहेंगी तो मैं आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता पाऊँगी और आलोक भी अकेला नहीं रहेगा। आलोक ने अपनी माँ से कहा, माँ, नेहा पिछले 6 महीने से आपको लाने की कोशिश कर रही थी। उसने मुझे वादा किया था कि वह आपसे मिलकर आपकी सेवा करेगी। उसे आपकी ज़रूरत है। माँ, मुझे आप दोनों की ज़रूरत है। सुमित्रा देवी ने नेहा का माथा चूमा। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी मेरी प्यारी बहू। अब हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। तुम देखना, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। हम साथ में साड़ी पहनेंगे, चूड़ी पहनेंगे और मैं तुम्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन पराठे बनाना सिखाऊंगी। उस दिन सुमित्रा देवी को एहसास हुआ कि उनके बेटे के सपने उन्हें दूर नहीं ले गए थे, बल्कि उनके और उनकी बहू के बीच एक नया गहरा रिश्ता बनाने के लिए एक कठिन परीक्षा थी। उन्होंने अपनी बहू को गले लगाया और उस पल सपनों की कीमत नहीं बल्कि रिश्तों का मूल्य सब पर भारी पड़ गया। नेहा अपनी सास के गले लगकर रो रही थी। आलोक दोनों को देखकर भावुक हो गया। उसने महसूस किया कि उसकी माँ और पत्नी
के बीच जो भावनात्मक दीवार खड़ी थी वह आखिरकार टूट गई है। अगले ही दिन से सुमित्रा देवी ने नेहा की देखभाल पूरी तरह अपने हाथ में ले ली। उन्होंने डॉक्टर से बात की, कीमोथेरेपी के शेड्यूल समझे और सुनिश्चित किया कि नेहा समय पर दवाइयाँ ले और पौष्टिक आहार खाए। सुमित्रा देवी, जिन्हें नेहा ने हमेशा एक भारी भरकम मेहमान समझा था, अब घर की सबसे मजबूत नींव बन गई थी। वह हर सुबह नेहा के लिए हल्दी वाला दूध बनाती, उसे मालिश करती और रोज़ पूजा घर में बैठकर उसकी जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करती। नेहा को लगने लगा था कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए वह पहले हमेशा दूर दूर रहती थी। लेकिन अब सुमित्रा देवी की निस्वार्थ सेवा देखकर उसका मन प्रायश्चित से भर गया। एक दिन नेहा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे बहुत डरती थी। मुझे लगता था अगर मैं आपको बुलाऊंगी और आपने मेरी सेवा में कोई कमी देखी तो आप बुरा मान जाएंगी। मेरी बीमारी ने मुझे मजबूर कर दिया। सुमित्रा देवी ने प्यार से उसका हाथ थामा। अरे पगली, तू मेरी बहू नहीं बेटी है। माँ बेटी में कैसी औपचारिकता। मुझे खुशी है कि कम से कम इस बहाने ही सही मुझे पता चला कि मेरी बहू कितनी बहादुर और कितनी प्यारी है। नेहा के इलाज के दौरान सुमित्रा देवी उसे किस्से कहानियाँ सुनाती और हंसाती रहती। उन्होंने नेहा को भारतीय कपड़े पहनना शुरू किया। एक दिन नेहा को कीमोथेरेपी के कारण उल्टी हो रही थी। सुमित्रा देवी ने तुरंत अदरक का काढ़ा बनाया और उसे पिलाया। कुछ देर बाद जब नेहा थोड़ी स्थिर हुई तो उसने मुस्कुराकर कहा, मम्मी जी, अब मैं ठीक हो रही हूँ। मेरा मन कर रहा है आपके हाथ के आलू के पराठे खाने का। आपने कहा था ना आप मुझे बनाना सिखाएंगी। सुमित्रा देवी की आंखों में चमक आ गई। यह पहली बार था जब नेहा ने खाने की जिद की थी। अरे वाह, यह हुई ना मेरी बहादुर बेटी वाली बात। तुम देखना, जैसे ही डॉक्टर ओके कहेंगे सबसे पहले मैं तुम्हें पराठा प्रॉमिस पूरा करवाऊंगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें जल्दी जल्दी ठीक होना होगा। आलोक, जो ऑफिस से जल्दी घर आ गया था, यह सब सुनकर भावुक हो गया। उसने अपनी माँ के गाल पर चुंबन लिया। थैंक यू माँ, आपने मेरा घर और मेरी जिंदगी बचा ली। समय बीतता गया। सुमित्रा देवी के प्यार और नेहा की दृढ़ इच्छा शक्ति से इलाज सफलतापूर्वक आगे बढ़ा। 3 महीने बाद डॉक्टर ने बताया कि नेहा खतरे से बाहर है और वह धीरे धीरे ठीक हो रही है। जिस दिन नेहा को अस्पताल से छुट्टी मिली, उस दिन उसने खुद सुमित्रा देवी की साड़ी पहनकर, माथे पर बिंदी लगाकर और हाथों में रंगीन चूड़ियाँ पहनकर घर में कदम रखा। शाम को नेहा और सुमित्रा देवी किचन में थी। सुमित्रा देवी आटा गूँथ रही थी और नेहा उनके बगल में खड़े होकर आलू का मसाला बना रही थी। नेहा ने कहा, मम्मी जी, जब मैं बीमार थी तब आप मुझे कहती थी कि रिश्तों की कढ़ाई धागों से नहीं विश्वास से होती है। मैंने आपकी बातें हमेशा याद रखी। सुमित्रा देवी ने मुस्कुराकर कहा,
और अब यह पराठा प्रॉमिस पूरा करके हम अपने रिश्ते को और स्वाद से भरेंगे। पहला गर्मा गर्म आलू का पराठा तवे से उतरा। उस पर घी लगाकर सुमित्रा देवी ने उसे नेहा और आलोक को दिया। पराठा खाते ही आलोक ने कहा, माँ, यह सिर्फ पराठा नहीं है, यह खुशी का स्वाद है। नेहा की आंखों में आंसू थे, पर इस बार दुख के नहीं, संतोष के। उसने सुमित्रा देवी के हाथों को चूमा और कहा, मम्मी जी, आप मेरे जीवन में आकर मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद बन गई। सुमित्रा देवी ने अपने बेटे और बहू को देखा। उन्हें अब किसी अवार्ड, किसी आलीशान घर या विदेश में रहने का गर्व नहीं था। उनका सबसे बड़ा सम्मान यह था कि उन्हें अपने परिवार के साथ एक प्रेम भरे रिश्ते में रहने का मौका मिला। उन्हें लगा कि उनके सपनों की कीमत पूरी हो गई थी। खुशहाल परिवार की कीमत। नेहा के स्वस्थ होने के बाद घर में खुशियों का माहौल लौट आया था। सुमित्रा देवी ने अपना पराठा प्रॉमिस पूरा किया और नेहा अब गर्व से अपनी सास के हाथों के बने हुए व्यंजनों को सीख रही थी। उसने भारतीय कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे और आलोक को भी यह बदलाव बहुत पसंद आया। सुमित्रा देवी अब घर की मालकिन नहीं बल्कि सलाहकार और मार्गदर्शक थी। नेहा ने अपनी नौकरी से कुछ महीनों की छुट्टी ले ली थी ताकि वह पूरी तरह से ठीक हो सके और सुमित्रा देवी के साथ समय बिता सके। एक शाम नेहा ने सुमित्रा देवी से पूछा, मम्मी जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती। आप हमेशा कहती थी कि आपको हम दोनों पर बोझ नहीं बनना। इतने बड़े घर में हमारे पास इतना पैसा है, फिर भी आपको ऐसा क्यों लगता था? सुमित्रा देवी मुस्कुराई। देखो बहू, पैसा होना अलग बात है और समय होना अलग। मैंने महसूस किया था कि तुम दोनों अपनी दुनिया में इतना व्यस्त हो गए थे कि मेरे लिए शायद तुम्हारे पास वक्त नहीं था और मुझे लगा जहाँ वक्त नहीं होता वहाँ बुजुर्ग सिर्फ एक जिम्मेदारी बन जाते हैं, प्यार नहीं। तुम्हारी बीमारी ने हमें वह वक्त दिया जो हम खुद कभी नहीं निकाल पाए। नेहा ने उनकी बात समझी और तय किया कि अब वह अपनी प्राथमिकताओं को बदलेगी। प्रमोशन मिला जिसके तहत उसे लंदन में एक और ऊंचे पद पर जाना था। यह उसके कैरियर का चरम था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। आलोक ने यह खबर उत्साह से माँ और पत्नी को बताई। माँ, नेहा, हमें लंदन जाना होगा। यह मेरी सबसे बड़ी सफलता है। सुमित्रा देवी और नेहा ने एक दूसरे को देखा। नेहा ने धीरे से कहा, आलोक, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, पर क्या हम यह प्रमोशन छोड़ सकते हैं? आलोक हैरान रह गया। क्या तुम मजाक कर रही हो? यह तो मेरा सपना है। नेहा ने सुमित्रा देवी की ओर देखा, फिर आलोक का हाथ थाम लिया। आलोक, जब मैं बीमार थी तो मुझे समझ आया कि असली सपना क्या है। असली सपना यह बड़ा घर, यह विदेश की नौकरी नहीं है। असली सपना है परिवार का साथ। मम्मी जी को यहाँ बहुत अकेलापन महसूस होता था। मुझे भी बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और यहाँ तुम दोनों के साथ रहकर मैं इतनी जल्दी ठीक हुई हूँ। उसने गहरी सांस ली। मैं और मम्मी जी ने मिलकर एक फैसला किया है। हम तीनों भारत वापस जा रहे हैं।
आलोक स्तब्ध था। वापस? लेकिन क्यों? हम सब यही तो ठीक हैं। सुमित्रा देवी ने प्यार से आलोक के सिर पर हाथ फेरा। नहीं बेटा, तुम ठीक हो, पर तुम्हारी जड़ें ठीक नहीं हैं। तुमने इस सफलता के लिए अपनी सेहत, अपना सुकून और अपना परिवार दांव पर लगा दिया। तुम्हारी पत्नी ने मौत को नज़दीक से देखा है। अब हमें सुकून चाहिए, सफलता नहीं। उन्होंने आगे कहा, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता के शहर में एक छोटा सा प्यारा सा घर खरीद लिया है। वहाँ हमारे दोस्त हैं, हमारा परिवार है। तुम वहाँ अपना छोटा क्लिनिक खोलो, जैसा तुम हमेशा चाहते थे। नेहा, तुम वहाँ अपनी कला को आगे बढ़ा सकती हो। मुझे भी अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताने को मिलेगा। आलोक ने नेहा की आंखों में देखा। उसमें डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति और दृढ़ता थी। उसने माँ की बात को समझा। वह जानता था लंदन जाना उसके बैंक अकाउंट को भरेगा, पर भारत लौटना उसके मन को भरेगा। आलोक ने लंबी सांस छोड़ी और मुस्कुरा दिया। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। हम भारत लौट रहे हैं। यह सुनकर सुमित्रा देवी और नेहा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें पता था कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे अच्छा निर्णय लिया है। उन्होंने सपनों की कीमत चुकाने के बजाय परिवार की खुशहाली को चुना था। कुछ हफ्तों बाद दोनों भारत के लिए रवाना हो गए। पीछे छूट गया था एक आलीशान पर अकेला घर, और आगे था उनका अपना छोटा सा पर प्रेम से भरा आशियाना, जहाँ सुमित्रा देवी फिर कभी बोझ नहीं बनी, बल्कि परिवार की धुरी रहीं। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।